हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सबकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। और हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट किया था उसमें आज तक 3 जो है चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग उसी सीरीज में एक और नए चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण, यानी कि उसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर बात किया जाए कि द्विघात समीकरण क्या होता है तो उसको आप ये जो है कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर यानी जो वेरिएबल यूज होगा उसकी अधिकतम घात यदि 2 हो, यानी कि उसकी मैक्सिमम डिग्री जो हो वो 2 हो, तो वैसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उसकी परिभाषा के बारे में, थोड़ा लैंग्वेज टाइप में भी देख लें। अगर देखा जाए लिखा था द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। और तो देखिए तो उसमें ax² + bx + c = 0 के वर्ग वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि जो ये फॉर्म लिखा है इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। और इसकी शर्त ये है कि यहाँ पर a ≠ 0 होना चाहिए। और इस समीकरण में स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ये जो यूज हुए हैं ये सब रियल नंबर में बिलोंग करेंगे, मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी। और अगर उदाहरण की बात करें तो लिखा हुआ था x² - 25 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए जो वेरिएबल है उसकी अधिकतम घात 2 थी। फिर दूसरा लिखा था 6x² - 25, ये भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अगर देखा जाए जो चर प्रयुक्त है वो x है और उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। वैसे ही नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखा हुआ था x² + 7x + 10 = 0। तो इस टाइप की जो समीकरण होंगी उनको द्विघात समीकरण कहा जाएगा। अब उसके बाद में इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले आपको उसके द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पहला जो बेसिक सा क्वेश्चन बनता है वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप पर ही बन जाता है। तो अगर देखा जाए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे ax² + bx + c = 0। और यहाँ पर वही कंडीशन की a ≠ 0 होना चाहिए, जो कि अभी डेफिनेशन में वहां पढ़ा गया था। फिर लिखा था a, b, c जो है वो वास्तविक संख्याएं होंगी यानी रियल नंबर में होंगे। उसके बाद थोड़ा और यहाँ पर बात कर लें तो अगर देखा जाए जो a लिखा हुआ है वो x² का गुणांक है, वैसे ही जो x का गुणांक है वो b है। और इस c को हम लोग अचर पद बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट निकल करके आते हैं यानी इसको सॉल्व करने के मेथड्स भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं इस चैप्टर में। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम 2 रूट होते हैं। कितने होते हैं? वहां पर 2 रूट निकल करके आएंगे, यानी मूल जो आएंगे वो 2 निकल करके आएंगे। और वैसे ही जो है द्विघात बहुपद में भी पढ़ा गया था, किसी द्विघात बहुपद के जो शून्य निकल के आते थे वहां पर भी 2 ही निकल करके आते थे। तो अगर देखा जाए कि वो जो शून्य है यानी कि अल्फा और बीटा हो, यानी कि दोनों शून्य अगर अल्फा और बीटा हो तो उसके बारे में कई चीजें यहाँ पर इस चैप्टर में पूछ ली जाती हैं। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत जगह इस कॉन्सेप्ट पर बन जाता है। यानी कि यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि दोनों मूलों का योगफल बताइए, दोनों मूलों का गुणनफल बताइए।
तो उसके लिए क्या फार्मूला हो कि देख करके हम लोग आंसर को टिक करें। तो लिखा था मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो अगर ये माइनस देखा जाए तो माइनस और b, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो ये मानक रूप लिखा हुआ है इसमें b अगर देखा जाए तो x का गुणांक होता है। b क्या होता है? x का गुणांक होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि b के प्लेस पर x का गुणांक लिख दिया गया। अपमान में देखा जाए जो a लिखा था वो x स्क्वायर का गुणांक था। तो इस वाले फॉर्म को माइनस बी अपॉन ए जो वहां पर मूलों का योगफल होता है, कभी कभी उसको लैंग्वेज फॉर्म में भी वहां पर लिख देता है। तो ये लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ था। दूसरा, आपसे मूलों का गुणनफल पूछता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो c अपॉन ए हो जाती है। क्या हो जाती? c अपॉन ए हो जाती है। c को देखा जाए तो ये c मानक रूप में अचर पद होता है और अपॉन में a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मूलों का योगफल और गुणनफल या फिर आपको दोनों मूल दे देगा क्वेश्चन में। फिर आपसे कहा जाएगा कि द्विघात समीकरण को बनाइए, यानी कि द्विघात समीकरण बनाने वाला भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी सीख लिया जाए और अगर ये फार्मूला आपको पता होगा तो समीकरण को बनाना बहुत आसान काम है, कोई डिफिकल्ट सा वर्क नहीं है। तो देखा जाए कि द्विघात समीकरण को बनाने का सूत्र क्या होता है, तो वो लिखा हुआ था जो है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये तो मैथ की भाषा में ऐसे हो गया। इसी को जो है लैंग्वेज के फॉर्म में भी कभी कभी लिख करके पूछ लेता है। तो उसको देखा जाए तो x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस का मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो ये इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यानी कि फिर उसके बाद में बात किया जाए, एक और चीज यहाँ पर आपसे निकलवाई जाती है, उसका भी कॉन्सेप्ट विविक्त कर, यानी कि जो है उसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसीलिए उसका सिंबल डी होता है, डी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसको भी फार्मूला अगर पता हो, और ये विविक्त कर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर हम लोग किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है बताएंगे, उसके मूलों का नेचर बताएंगे कि मूल कैसे आएंगे, वो बिना सॉल्व किए इक्वेशन को d की वैल्यू को देखते हुए हम लोग डिसाइड कर देंगे पहले ही कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा निकलेगा। तो ये जो है सबसे पहले बात करें विविक्त कर की। तो विविक्त कर का फार्मूला लिखा था d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मेरे साथ बोलिए, अभी तुरंत का तुरंत याद कर लेते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d में अगर देखा जाए तो वो उसका सिंबल था। b क्या है? b अगर देखा जाए तो ये मानक रूप में x का गुणांक होता है, माइनस 4 वो नंबर है, और a इंटू सी, a और c अगर देखा जाए तो a जो है x स्क्वायर का गुणांक और c अचर पद होता है। अगर इसमें सब की वैल्यू पता हो तो d आसान तरीके से निकाला जा सकता था। अब उसके बाद मैंने उसको टेबल फॉर्म में थोड़ा जो है बना रखा है, इस टेबल को थोड़ा याद करेंगे। जो बातें उसमें लिखी हुई है वो बहुत ही केयरफुली के साथ इसको याद करिए, माइंड में रखिए और अपने फ्रेंड्स में भी एक दूसरे से पूछिए, बताइए, पूछिए, और इस तरीके से जो है आपको ये मान या ये बातें आसान तरीके से याद हो जाएंगी। याद करने का अपना एक खुद जो है तरीका बनाइए कि चीजें कैसे याद रहें। और वैसे तो मैथ्स में ज्यादातर अगर कोई फार्मूला आपको याद करना है तो याद करना थोड़ा ऑड सा वर्ड लगता है, क्योंकि मैथ में कितनी चीजें आप याद करेंगे, सारा कुछ याद नहीं किया जा सकता। अदर सब्जेक्ट की तुलना में, अदर सब्जेक्ट में थ्योरी होती है उसको आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ्स में चीजें समझी जाती हैं, और जब तक चीजें समझ में ना आए तब तक फिर बेकार है उसको पढ़ना। तो जो है सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो
तो चीजें आसान तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर बात करें हम लोग विविक्त कर, अब रूट का नेचर यानी डी की वैल्यू किसी द्विघात समीकरण की तीन तरीके से आ सकती है। अगर हम लोग थोड़ा बात करें, ये संख्या रेखा के बारे में पता ही होगा, तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड करें और डी के बारे में बात करें, तो जो ये संख्या रेखा होती है वो डी की वैल्यू या तो 0 आ सकती है या फिर 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव आएगी कुछ ना कुछ, और 0 से छोटी मतलब निगेटिव आएगी वैल्यू। बस यही तीन वैल्यू इस विविक्त कर डी की आ सकती है। बस मैंने क्या कहा, जो विविक्त कर निकल करके आएगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। अब 0 से बड़ा आने का मतलब कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, 0 से छोटा आने का मतलब कोई जो है निगेटिव नंबर आ जाएगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हैं और इन तीन पॉसिबिलिटी के लिए रूट का नेचर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए d की वैल्यू जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, d की वैल्यू इक्वल टू 0, दैट इज इसका मीनिंग हुआ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। और ये जो है इस वाले केस को मैंने थोड़ा और सॉल्व कर दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा जब ये माइनस का 4ac ट्रांसफर करेंगे उस साइड में। और ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस वाले केस में अगर रूट का नेचर देखिए तो समान होंगे यानी कि इक्वल रूट निकल के आएंगे क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और वो परिमेय होंगे मतलब रेशनल भी होंगे, और उसके साथ साथ वास्तविक यानी कि रियल होंगे। मैंने क्या कहा, फिर से सुनेंगे। पहले केस में जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो विविक्त कर है वो 0 आ जाए, तब वहां पर जो मूलों की प्रकृति होती है वो मूल समान होते हैं, वास्तविक होते हैं और परिमेय भी होते हैं। अब समान का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अभी मैंने कहा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकल करके आएंगे। अब वो 2 रूट निकल करके आएंगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इक्वल यानी समान। समान का मतलब मेरे कहने से ये है कि वो दोनों रूट, जैसे बाई चांस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आ गए 4 तो वो दोनों सेम होंगे, यानी कि पहला रूट अल्फा की वैल्यू भी सेम और दूसरा रूट बीटा की वैल्यू भी 4 होगी। अगर वो रूट -2 भी आ गया तो अल्फा की वैल्यू भी -2, बीटा की वैल्यू भी -2 हो जाएगी। इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि वो दोनों रूट समान होंगे। फिर उसके बाद दूसरे केस के बारे में बात किया जाए जो कि लिखा था d इज ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए 0 से बड़ी हो जाए। इसका मतलब d की वैल्यू धनात्मक कोई संख्या आएगी, पॉजिटिव कोई नंबर आएगा। तो उस केस में देखा जाए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इस केस में भी जो रूट का नेचर होता है वो असमान होते हैं। असमान का मतलब डिफरेंट वहां पर होंगे या कह लीजिए अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे। और वहां पर भी परिमेय होंगे यानी रेशनल और वास्तविक रूट होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। तो जो दूसरा केस था जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उस केस में मूलों की प्रकृति कैसी होती है? आप जो है समान होते हैं और वहां पर परिमेय होते हैं और वास्तविक इस केस में होते हैं। लेकिन बात किया जाए थर्ड केस की, थर्ड केस क्या लिखा हुआ था? d इज लेस देन 0। लेस देन का मतलब यहां पर असमान का मतलब अगर देखा जाए थोड़ा इसको भी समझें तो मैंने अभी क्या कहा, यानी दोनों रूट जो आएंगे वो असमान होंगे। तो असमान का मतलब रूट तो अभी भी दो ही निकल के आएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन वो दोनों रूट कैसे होंगे? जैसे किसी इक्वेशन में उसका अल्फा रूट जो आ गया -2 तो दूसरा रूट जो निकल के आएगा वो प्लस का आ सकता है या माइनस कुछ भी आ सकता है, बट दोनों सेम नहीं होंगे।
वो डिफरेंट आएंगे, अनइक्वल आएंगे। वैसे दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, तो दूसरा रूट जो बीटा की वैल्यू होगी वो कहो 8 आ जाए या कुछ और आ सकता है। तो देख सकते हैं दोनों यहाँ पर डिफरेंट रूट आ रहे हैं, दोनों केस में डिफरेंट रूट आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो असमान होंगे, बट अगर देखा जाए वास्तविक वगैरह वो अभी भी रहेंगे और वहां पर परिमेय भी होंगे। फिर जो है नेक्स्ट केस की बात किया जाए तो नेक्स्ट केस में लिखा था d इज लेस देन 0। इसका मतलब d 0 से छोटा है। छोटा होने का मतलब d की वैल्यू निगेटिव कुछ निकल करके आएगी, जैसे आ गया माइनस का 20, माइनस का 24, माइनस का 26, माइनस का 40, इस तरीके से कुछ आ सकता है। तो उस केस में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। और इस केस में जो मूलों की प्रकृति होती है वह आभासी होती है, या उसके लिए काल्पनिक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, यानी काल्पनिक इमेजिनरी रूट निकल करके आएंगे। और इस वाले केस में अवास्तविक रूट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अवास्तविक, यानी कि इसके लिए एक वर्ड और लिखा जा सकता है वास्तविक नहीं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वास्तविक नहीं होंगे रूट, ये जो है मतलब उसमें जो है टिक करना था ऑप्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखा जाए उसको, यानी कि अवास्तविक का मतलब यहाँ पर नॉट रियल हो जाएगा और आभासी या काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी रूट मिलेंगे। फिर हम लोग बात करें, इसमें एक और टॉपिक आता है, यानी कि ये फार्मूले के तौर पर इसको समझेंगे। फार्मूले के तौर पर ये तो उसको बोला जाता है द्विघात सूत्र या फिर श्रीधराचार्य रूल। द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य रूल, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला ORR श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये क्या करेगा, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होती है, वैसे तो बहुत सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी जिनको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये जो दिया गया सूत्र है उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। सॉल्व उनको किया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जिनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, फैक्टर उनके नहीं पॉसिबल होते हैं। तो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी ये फार्मूला सॉल्व करके उनके मूल निकाल देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर करके हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फैक्टर नहीं जो है कर पाएंगे, उनको भी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करके दे देगा आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ जब कभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते समय फंस जाएं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करके उसको जो है दिखा देना है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो देखा जाए क्या लिखा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके वैसे रूट देगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट निकलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो वो यहाँ पर दोनों रूट अगर अल्फा और बीटा हो, यानी कि अल्फा और बीटा हो, तो उसके लिए ये लिखा जा सकता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरा रूट बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो वो दोनों रूट कभी कभी सेपरेट पूछ लेता है कि अल्फा और बीटा बताइए। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर ये दोनों जो है सेपरेट जो है रूट को निकालने वाले फार्मूले बता हो तब भी लिखा जा सकता है। एक बार हम लोग पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी कि टॉपिक्स को एक बार और रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले उसके मानक रूप की बात किया। मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर हम लोगों ने
मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पढ़ा। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपान ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी अपान ए। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकल करके आते हैं, और फिर इसमें देखा जाए जो है सूत्र पढ़ा गया, यानी द्विघात सूत्र, यानी द्विघात समीकरण को बनाने का सूत्र क्या है कि जो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फिर उसके बाद द्विघात सूत्र को पढ़ा गया। द्विघात सूत्र क्या था? यानी कि जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण फार्मूला पढ़ा गया जिसका नाम विविक्त कर d की वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरीके से आज की इस बेसिक क्लास में हम लोगों ने जो भी टॉपिक थे जिन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया। तो लास्ट में यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, डरना नहीं है, और आने वाले जो है टाइम में हम लोग अपने जो है जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है इसके क्वेश्चन एग्जाम तक कराते रहेंगे। तो अगर हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और हाँ अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तभी बेल आइकन को प्रेस करिए, वरना फिर ऐसे ही डिसलाइक कर दीजिए। तो अगर क्लास समझ में आई है तो इस क्लास के जो है जो भी मतलब नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप जो है YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में इस क्लास को जरूर शेयर करिए ताकि आपका जो दोस्त है, इष्ट मित्र है, वो वंचित ना रह सके, वो भी आपके साथ साथ पढ़ाई कर सके। और लास्ट में यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, कुछ भी हो जाए, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी एक होनी चाहिए, कुछ सीखने का जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और फिर लास्ट में कुछ पंक्तियां आपको सुना करके आज की क्लास को खत्म करेंगे। कहेंगे आपसे मैं जो है मतलब कह रहा हूँ, आपको ये सुना रहा हूँ कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना। जी हाँ, क्या कहा? चिरागों को आंखों में महफूज रखना, सफर में न जाने कहां रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, सफर में न जाने कहां रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।